हमारे आज के स्वर्ण जयंती समारोह की मुख्य अतिथि आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मोबाइल भागते भागते आएंगे। मुझे बहुत आभारी हैं आप मुझसे इतने स्कूल परिवार को अपने अभिनंदन स्वागत है। अरे वाह, आज का दिन हमारे का प्रतीक है और हमें इसका गर्व है। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार विश्नोई जी हमारे बीच पधार चुके हैं और साथ ही अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनीता बघेल जी, आपका शाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। स्वर्ण जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है जो शैक्षणिक संस्था को अपने अतीत को सम्मानित करने, वर्तमान को मजबूत करने और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी संस्था के लिए स्वर्ण जयंती मनाना एक मील का पत्थर है जो संस्था की स्थापना के बाद से है। अपनी इस 50 वर्षों की यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखते हुए खिलते प्रफुल्लित होते भविष्य को उज्ज्वल सफलता के शिखर की ओर अग्रसर करने में हमारा विद्यालय पिछले 50 वर्षों से लगा हुआ, साथ ही अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। Today we are proud to have amongst us our respected chief guest Shri K.K. Vishnoi ji and Ma'am Anupama Saxena is with us. I would like to tell her that we welcome you, ma'am. श्रीमती विनीता चौहान जी से आग्रह कि वह उपस्थित मुख्य अतिथि जी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई जी वर्तमान में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। गुड़ा मानानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 30 दिसंबर 2023 को श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में बनी राजस्थान सरकार में आपको राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। आप जनसेवा के प्रति समर्पित, कर्मठ एवं सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। राजस्थान सरकार में 2014 से 18 तक आप महिला एवं बाल विकास के मंत्री के रूप में अनेकों कार्य कर चुकी हैं। आपको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपका शाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। Keep understanding about financial irregularities, forensic techniques with a commitment to तू ज्ञान है, संस्कार है, तू ही जीवन आधार है। तेरी कृपा जिस पर हुई, जीवन उसका साकार है। मैं आज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार विश्नोई जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनीता बघेल जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनुपमा सक्सेना, हमारे शाला के निर्देशक, शाला के प्रधानाचार्य, आप सभी से मेरा अनुरोध कि आप कृपया कर मां शारदे के चित्र पर तिलक, माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर आज के स्वर्ण जयंती समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। सदा ज्ञान, विद्या और विवेक की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा से ही जीवन में उजाला होता है।
The journey of Mrs. Vinita Chauhan, our principal, began in the year 1995. Humbly as a teacher, her dedication wasn't loud, but it was unmistakable. She believed in consistency, in staying late after hours, in remembering every child's name, and gradually her hard work turned into trust. And under her stewardship, EPS didn't just grow, it glowed. To her, every student is in progress, and every teacher is a teammate of the journey. Her office remains open, her heart wide. The staff proudly calls themselves the EPS family. We are truly blessed to have such a guiding force among us. Our principal ma'am, we request you ma'am to grace the stage and share your valuable words with us. Please ma'am, and a big round of applause for her. Namaskar and a very good evening to everyone present here. Honorable Chief Guest, Shri Krishna Kumar Vishnoi, Minister Government of Rajasthan, Guest of Honor, Srimati Anita Bhadel, MLA Ajmer South, our esteemed guest, Srimati Anupama Saxena, IRS CGST Jaipur, Srimati Usha Solanki, the first principal of East Point Senior Secondary School, members of the Management Committee, media personals, parents, staff and students. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Golden Jubilee celebration of our institution. This year and this day in particular marks a moment of deep pride as we reflect on the achievements and milestones that have shaped the glorious 50-year journey of East Point Senior Secondary School, Ajmer. We are privileged to have with us Shri Krishna Kumar Vishnoi, Minister of State for Sports and Youth Affairs, Skill, Employment and Entrepreneurship, Industry and Commerce and Policy Making in the Government of Rajasthan as our chief guest. Shri Vishnoi holds a bachelor's degree from Marwar College, Kuchaman City, affiliated with MDS University, Ajmer. Shri Vishnoi represents the Gudamalani constituency of Barmer in the Rajasthan Legislative Assembly and has also served as the State Secretary of Bharatiya Janata Party Rajasthan unit from 2020 to 2023. Sir, we are grateful that you could take out some time for us from our precious schedule. We welcome you, sir. We are also honored by the presence of Srimati Anita Bhadel as our guest of honor, a distinguished leader, a social worker and former Minister of State for Women and Child Welfare in the Government of Rajasthan. Ma'am is a member of Rajasthan Legislative Assembly representing Ajmer South and has already made history by winning the legislative seat from Ajmer South constituency for the 5th consecutive term. Ma'am has received the prestigious Nari Shakti Puraskar in 2017 by the Government of India. Mrs. Bhadel has been associated with the school for more than 2 decades now and was the guest of honor with Shri Niranjan Arya, Collector and District Magistrate at the time of inauguration of the new campus of East Point School in 2002. We welcome you, ma'am. We are also pleased to welcome our esteemed guest, Srimati Anupama Saxena, an IRS officer and hails from Ajmer. Mrs. Saxena is an Assistant Commissioner in CGST, Jaipur. Ma'am is a certified fraud examiner with diversified experience in central excise, customs, export-import procedures, fraud detection and financial investigations. Welcome, ma'am. Once again, I extend a heartfelt welcome to all the dignitaries, guests, media personals, parents, staff and students on behalf of the EPS management, staff and the entire school community. Today on this Golden Jubilee celebration, it is my privilege to recall the visionary of the soul of the institution, late Major R.S. Chauhan, fondly known as Bade Sir. He firmly believed that life has no limitations except the ones you make. With this conviction, he chose to build and serve. His dream of educating children in the vicinity began in 1976 with just 10 students and 1 teacher.
From there, the metamorphosis has been extraordinary. Coming from an army background, he embodied discipline, dedication, and duty. His imagination knew no bounds, and his tireless efforts laid the foundation of East Point School. His motto, "Discipline is the background of all-round success," echoes through the walls of the institution. The school was not merely founded, it was dreamt into existence. It emerged as an invitation to learn, grow, and lead, as a nurturing space built to foster dignity, self-respect, grace, and determination. Our students display vibrant spirit, strength in action, and excellence in performance. As EPS steps into its 50th year, the vision only grows stronger. Honoring the past and inspiring the future remains our guiding principle, which is keep your aim high. The seed sown in 1976 has grown into a banyan of brilliance that will continue to flourish for generations. The journey of growth has been remarkable. From a pre-primary sapling, EPS has evolved into a center of excellence in academics, co-curricular activities, and sports. The words of Dr. APJ Abdul Kalam, "Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great," truly reflect the progress of our students and institution. The school has continually embraced modernization, enhancing infrastructure, upgrading classrooms, and adopting smart technology to strengthen the teaching learning experience. Over the years, EPS has nurtured intellectual, social, and emotional well-being of the students, making the journey one of growth, grace, and glory. At this juncture, I request your kind attention to our consistent academic achievements. Our toppers have repeatedly proven that excellence is not a one-time act. All the 4 board classes, 5th, 8th, 10th, and 12th, as usual, have given 100% result in the session 2024-25 too. Sheetal Garg of class 10 secured 97.83%. Raj Dohre of class 12 science secured 89.20%. Akanksha Gupta of class 12 arts secured 95.40%, and Dimple of class 12 commerce secured 87.60%. Our girls have made us exceptionally proud, and this year 36 girls will be receiving Gargi Award, and till now 500 girls have been awarded the prestigious Gargi Award. 7 of our girls have been awarded with Indira Priyadarshini and Padmakshri Award as well. Our students demonstrate innovation and excellence in science fairs. Yuvanshi Gupta secured first position at the district level and third at the state level. In the current year, Bhavna Tawar and Bhivanshi secured first position at the district level and have qualified for the state level science fair. Co-curricular activities continue to be the heartbeat of EPS. Our students have excelled in debates, recitation, mock parliament sessions conducted across the city, competitions such as bookmark making, card making, paper bag making, rakhi making, collage and poster making, rangoli, mandana, drawing and painting, storytelling, singing, dancing, debates, and recitations, which are organized regularly to foster creativity and confidence. Sports continue to be a strong forte of East Point School, and gymnastics, skating, cricket, handball, football, softball, kho-kho, ice hockey, and athletics are mentored by trained coaches. We excel in gymnastics, which is an art requiring balance, grace, and control. In 69 district level gymnastic tournament 2025-26, our boys team won gold medal in all the categories, that is under 14, under 17, and under 19. Under 19 girls team also won the gold medal. Our achievers, whom I would like to mention, are Nimesh Paliwal, Mohit Kala, Rakshit Nirman, Vibhan Ubana,
and alumni like Milind Verma, Lakshya Bhati, Yashraj Chauhan, Abhimanyu Singh Rawat, Ayush Tiwari, Shreya Goswami and Samarth Gurjar, many of whom have represented at the national level. I can proudly boast that since last 20 years, the best all-round gymnasts in Rajasthan come from our school. I would like to bring to your notice that we have one of the best gymnasium in Ajmer. In softball, we proudly announce that 146 players have participated at state level competition and 21 at national level tournaments till today. Komal Sharma has represented nationals 5 times, winning 1 silver and 2 bronze medals in softball. Ranjana Jala, Sonu Ola and Pratik Tomar have won gold at national level. In karate, students have participated in multiple tournaments. In under 17 category, Jatin Pandey, in under 19, Chirag Nakwal and Nakshatra Zirota won gold medal at the 69th district level karate tournament 2025-26. Jatin Pandey further participated at state level karate tournament and won bronze medal this year. We take immense pride to inform that our students have represented Ajmer and Rajasthan in skating and ice hockey tournament across district, state and national levels. And I am glad to share with all that Ma'am Bhadel has always been a strong supporter in promoting ice hockey in Rajasthan. Aham Singh Maurya, Bhavesh and Lakshya Kundel represented Rajasthan at the Khelo India Winter Games. Aham Singh Maurya, under 18, won bronze medal in 10th ice hockey tournament held in Dehradun, June 2025. Yash Bundel, Pranshu Joshi and Naksh, under 14, won silver at the state level, and Dhruv Rajoria, under 18, won bronze medal at state level. We are proud to announce that we introduced NCC in 2012. Both NCC Naval Wing and Army Wing has 50 cadets each and attend CATC camp and other camps with great enthusiasm. Scouts are being trained since 2007 and 3 of our students were felicitated with Rashtrapati Award too. Cultural excellence remains a cornerstone of holistic education. In 69 district level cultural and literary competitions 2025-26, in under 19, both boys and girls, our students bagged positions in all the events. In Nrityanjali, an inter-school dance competition organized by Kala Ankur Sansthan, our students have emerged winners in solo and group categories as well. Our students participate in Young India and Intech Club, fostering responsibility for India's cultural and natural heritage. To broaden learning experiences, the school regularly organizes picnic, educational trips, excursions, and cultural celebrations to promote unity and joy. Seminars and workshops are conducted for students to develop creativity, critical thinking, and practical knowledge, while teachers attend sessions on new educational trends, research, and innovations. Since 2016, the school has hosted the Inter-School Literary Fest in the memory of late Major R.S. Chauhan. This year marks the 8th edition of the fest, with participation from more than 20 prestigious schools every year. Keeping pace with modern educational needs, the school has appointed a clinical psychologist on campus to support the psychological well-being of students. Our alumni deserve special mention. They represent the true legacy of East Point School, excelling across fields such as medicine, engineering, defense, education, entrepreneurship, and the arts. They continue to uphold the school motto and remain our pride. I express deep gratitude to the 3 pillars of the institution: teachers, students, and parents. Our teachers are the backbone of every achievement, nurturing values, igniting curiosity, and shaping futures. Our students exemplify diligence, creativity, and determination through their consistent performance and progressive mindset. Our parents provide unwavering support, trust,
and partnership helping the school reach new heights. And for all this, I thank the God Almighty for showering all the blessings upon us. Ladies and gentlemen, once again, I thank you all for gracing this momentous occasion. I extend heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Shri Krishna Kumar Vishnoi, Guest of Honor, Srimati Anita Badel, and our esteemed guest, Srimati Anupama Saxena. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. We are excited to hear some words by our today's guest of honor, Ma'am Anita Badel, MLA Ajmer South. Please, ma'am. सबसे पहले तो मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, है ना, उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो विद्यालय है, RS चौहान साहब हैं, है ना, उनके बारे में जो यहाँ गेस्ट आए हैं उनको भी बताना चाहती हूँ। मेरे बचपन के अनुभव कुछ साझा करना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि आप एज अ चीफ गेस्ट आए हैं और अजमेर के बारे में, अजमेर शैक्षणिक रूप से इतना आगे बढ़ पाया है, उसमें ऐसे सैकड़ों लोगों का बहुत बड़ी भागीदारी रही है जिन्होंने अपना पूरा परिश्रम अजमेर के बच्चों के लिए लगाया है, अजमेर के लिए लगाया है। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन किसे कहते हैं और कैसे बनाया जा सकता है, यदि किसी इंस्टीट्यूशन से सीखने को मिले तो मेरे ख्याल से ईस्ट पॉइंट स्कूल से अच्छा और कहीं नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ये विद्यालय डिसिप्लिन के बारे में ही अजमेर में विख्यात हुआ। चौहान साहब के बारे में दूर दूर से जब लोग सुनते थे तो डरते थे। पेरेंट्स भी उस अनुशासन को फॉलो करते थे, क्योंकि उनका स्ट्रिक्ट अनुशासन बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है और उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत खूबसूरत तरीके से एक इंस्टीट्यूशन में इसको करके दिखाया। उसमें चाहे पेरेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर हो, चाहे स्टाफ हो, कोई भी हो। निश्चित रूप से ये विद्यालय जो 50th एनिवर्सरी मना रहा है, उसके पीछे इसका अनुशासन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मैं एक बार पुनः मैम विनीता जी को, गोपाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने स्कूल के उस संस्कार को आज भी कायम रखा है ना, और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी ये संस्कार कायम रखेगी। एक दूसरी बात जिसके लिए सर आप एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पधारे, है ना, वो बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत छोटी भी हो सकती है, क्योंकि मैं अजमेर की विधायक होने के नाते से स्कूल की गार्जियन समझ लो आप, है ना, चाहे जनप्रतिनिधि समझ लो आप, कुछ भी समझो, एक बड़ी बहन समझो या कुछ भी समझो, ये विद्यालय जिम्नास्टिक को स्थापित करने में, जिम्नास्टिक को पहचान बनाने में, बच्चों में लोकप्रिय बनाने में भी इस विद्यालय का बहुत बड़ा रोल रहा है। जिम्नास्टिक में बच्चों को भेजना, ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, क्योंकि जिम्नास्टिक उस ज़माने में शायद कुछ लोगों को ही, कुछ पेरेंट्स को ही जानकारी हुआ करती थी हमारे ज़माने में। उस समय से ये विद्यालय जिम्नास्टिक पे काम कर रहा है और खेलों पर भी काम कर रहा है। आप एज ए गेम्स मिनिस्टर भी हैं और मेरी इच्छा है कि विद्यालय एक एकेडमी स्थापित करना चाहता है, ताकि आइस हॉकी को ले लो या बैडमिंटन ले लो या जिम्नास्टिक ले लो, वो जितने भी आप निजी स्तर पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्तर पर जितनी एकेडमीज हम बनाते हैं उनको रन करना, उनको फंडिंग करना, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है।
यदि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने कोई एकेडमी चालू की है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसको फंडिंग नहीं होता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसने कोई एकेडमी चालू की है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट में उसकी फंडिंग नहीं होती है। और गेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लगातार कंटिन्यूटी में उसको फंडिंग्स मिले, उसको कोचेस मिले, उसको सुविधा मिले, क्योंकि आजकल बच्चे चाहते हैं कि हमारे शहर में कोई सुविधा हो और उस सुविधा का हम लाभ उठा पाएँ, उसका उपयोग कर पाएँ, क्योंकि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है हम उनको साधन उपलब्ध कराएं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हम प्राइवेट एकेडमी के रूप में यदि कोई सपोर्ट कर पाएँ, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट पॉलिसी बना करके प्राइवेट एकेडमी को भी हम हायर करें, उनको भी सुविधा दें गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि राइजिंग राजस्थान हुआ है, उसमें कई गेम्स एकेडमीज़ ने, कई लोगों ने ये मांग की है कि हम एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं। झुंझुनू शेखावटी में जो गेम्स आगे बढ़े हैं वो निजी एकेडमी के बतौर ही आगे बढ़े हैं। तो अजमेर जब एजुकेशन में इतना आगे है, तो गेम्स में हमारे ज़िले के लोग, हमारे अजमेर के लोग ओलंपिक तक, बास्केटबॉल में शायद कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, ओलंपिक में अजमेर के स्टूडेंट्स ने अपना पार्टिसिपेट किया है और मेडल भी वहाँ से जीत करके आए हैं। तो ये यदि आप इस पॉलिसी को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अजमेर के स्कूल्स को भी सुविधा होगी और स्टूडेंट्स को भी सुविधा होगी। एक बार फिर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और मैम सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैम को बताना चाहूँगी कि मैम, यहाँ पेरेंट्स भी बहुत सारे बैठे हैं, क्योंकि गोल्डन जुबली समारोह है और बहुत सारे स्कूल्स के प्रतिनिधि भी, अजमेर के स्कूल के प्रतिनिधि भी यहाँ हैं। हमेशा मैम ने देखिए यहाँ अपने स्कूल को मॉडर्नाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ाए हैं, हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन कैसे दें, उसकी बात की। स्मार्ट क्लासरूम्स हों, है ना, क्लास के बाहर भी बच्चे सीखें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से सीखें, है ना, और कक्षा के बाहर जाकर के भी लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे, उसकी तरह तरह से व्यवस्था की है। नई मॉडर्न पॉलिसी में भी, एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ों को इनोवेशन के आधार पर बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को ईजी करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, है ना। परंतु मैं जिस बात को कहने जा रही हूँ, शायद कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, परंतु जिन समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं उन समस्याओं का समाधान सिर्फ उसी बात में है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जनरली 8th क्लास के बच्चे, है ना, 7th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, जिस दिशा में उनको नहीं जाना है, ये मोबाइल ऐसी चीज़ है, इस मोबाइल ने उसको उस ओर झोंक दिया है। जो चीज़ें उसको नहीं देखनी है वो भी वो उसमें आसानी से एक्सेस कर लेता है, देख लेता है, जो उसे नहीं देखना होता है। बच्चे एजुकेशन तभी ले पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, है ना, आश्रमों की व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन बगैर किए हमने एवरेज 100 वर्ष की उम्र माना और 100 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष तक उस बालक को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है। क्या हम बचपन से उनको वो संस्कार सिखा रहे हैं? क्या स्कूलों में को एजुकेशन होता है? 9th और 10th क्लास के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आगे कहाँ जाएंगे, किस दिशा में बढ़ेंगे, हमें नहीं मालूम। उम्र में, कच्ची उम्र में, जहाँ उसको जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, इस मोबाइल ने ही उसको नॉलेज दिया है, माता पिता से उसको नॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से ही वो पूर्ण शिक्षा अर्जित कर सकता है। हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सनातन में जो पुरातन संस्कृति ने हमको सिखाया है उससे हम कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। हमें शायद वहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब निराशा हाथ लगती है तो बालक जब डिप्रेशन में जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है, तब मालूम होता है कि हमने किसको खो दिया है।
तो ये हमें भी समझने की ज़रूरत है और ये हमारे पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एकांकी परिवार हो गए हैं। परिवारों में सिर्फ माँ और पिता ही हैं। हमने रिश्ते कैसे निभते हैं, संयुक्त परिवारों में संस्कार कैसे पनपते थे, वो कहीं ना कहीं छूट गया है। और उसके छूटने से ये जितने दुर्गुण आए हैं, उसके कारण से आज मैम ने कहा हम स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजी की टीचर की व्यवस्था की है, क्लिनिक की व्यवस्था की है ना। ये जरूरत कहाँ पड़ी है? पहले तो हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज हम जब विधानसभा में बोलते हैं, जब एजुकेशन के बजट पर बोलते हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि कॉलेज में साइकेट्रिक की व्यवस्था करो भाई, मानसिक रोगी की व्यवस्था करो, है ना, ये बैठाओ बच्चों के लिए। ये क्यों जरूरत पड़ रही है? हमने तो कभी इसको सुना ही नहीं था, हमारे बुजुर्गों से भी नहीं सुना था हमने, तो हमारे समाज में था ही नहीं। ये नई प्रॉब्लम हमारे समाज में पैदा कर दी हमने। उसका समाधान परिवार में ही था, संस्कार में ही था, वो हमने निकाल के बाहर फेंक दिए। तो हमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनके चरणों में विनती करना चाहती हूँ कि इस तरफ भी साइकेट्रिक को बैठाने की बजाय बच्चों के ही संस्कार इस तरह से हों कि हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े और हमें कभी आवश्यकता ही ना हो उसकी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरा इसके अतिरिक्त एक निवेदन और है कि हम नई पॉलिसीज़ के बारे में तो ये बता रहे हैं, हम अच्छा साइंटिस्ट बना रहे हैं, अच्छा इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छा डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन समाज में जो बुराई आई है कि शिक्षा से उसमें विवेक बुद्धि बने, विवेक जागृत हो उसका कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सिर्फ पैसा कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। और हमने सिर्फ पैसा बनाना, पैसा कमाना, डॉक्टर क्यों बनना है? डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाना है। इंजीनियर क्यों बनना है? क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाना है। तो अंतिम लक्ष्य जब पैसा हो गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं समाज में जो करप्शन है, क्योंकि पैसे से खुशी नहीं आती है। आज किसी ने बहुत 10 बीघा में बंगला बनाया है, फॉर्च्यूनर लेकर के घूम रहा है, तो भी सुखी तो वो नहीं है, नींद उसको भी नहीं आ रही है। तो जब नींद नहीं है, सुखी वो भी नहीं है, फिर इतनी सारी धन संपत्ति इकट्ठा करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो ये संस्कार हम ही बच्चों में अनायास ही डाल रहे हैं। हाँ बेटा आपको क्या बनना है? वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो बड़ा होकर के डॉक्टर नहीं बनना। तो माँ जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाएगी, नहीं नहीं डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बनने से देखो उसको मालूम है, उसके बचपन में ही वो लालच घुसाया जा रहा है, डॉक्टर बनने से पैसे कमाते हैं। ये लालच जब आप बचपन में ही डालोगे, तो ये लालच कभी ना कभी आप जब बुजुर्ग होगे तब आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा। विवेकानंद जी के जीवन की एक छोटी सी घटना सुना करके, क्योंकि मुख्य अतिथि जी को बोलना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अपनी बात को पूरा करूँगी। किस तरह से एक माँ, एक परिवार, एक शिक्षक अपने बच्चे का जीवन मोड़ सकता है, बहुत बड़ी भूमिका है उसकी। और शिक्षक, माँ जन्म दे देती है, माँ गुरु है, लेकिन माँ के गुरुत्व के साथ साथ स्कूल में शिक्षा जब एक टीचर उसको देता है ना, तो वो माँ पर विश्वास नहीं करता। यदि टीचर ने उसको कोई गलत सेंटेंस भी रटाया, प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर दिया ना, तो भी वो माँ से ही लड़ने का जाकर, नहीं मेरी टीचर ने ऐसा ही बताया, यही सही है, आप गलत हो मामा। तो इतना कट्टरतम विश्वास बालक का टीचर के प्रति होता है। तो बताइए जिम्मेदारी है कि नहीं? आप किसी प्लास्टिक की मशीन से नहीं व्यवहार कर रहे हो, आप एक इंसान से व्यवहार कर रहे हो जिसमें बुद्धि है, जिसमें विवेक आपको बनाना, उससे व्यवहार है आपका। तो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए। एक माँ कैसे अपने बच्चे का जीवन संवारती है, नरेंद्र के जीवन से हमको सीखना चाहिए, नरेंद्र की माँ के जीवन से हमें सीखना चाहिए। बहुत समय पहले की घटना है, बहुत समय पहले की घटना, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में गुलामी थी और अंग्रेजों का शासन था। तो हमारे जैसे टीवी नहीं थे, अब तो टीवी छोड़कर फोन आ गए हाथों में,
बच्चे को टीवी देखने की जरूरत नहीं, फ़ोन में सब कुछ देख लेता है। उस समय खेलने के लिए बच्चे मोहल्ले में इकट्ठे होते थे और मोहल्ले में इकट्ठे होकर के आपस में मिलकर के खेलते थे। तो आपस में जब बच्चे खेल रहे थे किसी के घर के आंगन में, तो आंगन में खेलते खेलते एक दूसरे बच्चे को पूछ रहा था, एक बच्चा दूसरे बालक को पूछ रहा था तुमको बड़ा होकर के क्या बनना है? तो एक बालक ने कहा मैं तो बड़ा होकर के इंजीनियर बनूंगा। दूसरे बालक ने कहा मैं तो बड़ा होकर के बड़ा वकील बनूंगा। उस जमाने में वकील बनने का बहुत चलन था, कानून की लड़ाई लड़ते थे ना, कानून की लड़ाई पढ़ते थे और फिर कोर्ट में लड़ते थे। वो नया नई न्याय व्यवस्था थी, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था थी। हमारे यहाँ तो पंचायती में न्याय व्यवस्था हो जाती थी, फिर न्यायालय स्थापित होने लग गए। तो जब उस बालक को पूछा गया, नरेंद्र नाम के बालक को पूछा गया, तो उस नरेंद्र नाम के बालक ने ये कहा कि मैं तो बड़ा होकर के घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनूं। तो जिस बालक ने ये जवाब दिया कि मैं तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनूंगा, उस बालक की माँ उन सब बालकों के खेल को देख रही थी। छुप करके देखती है ना, कई बार मान लीजिए देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं चुपचाप देखती हूँ, तो ऐसे ही छुप करके देख रही थी। और देखते देखते जब उसने देखा कि अरे मेरा बालक तो कोचवान ही बनना चाहता है बस। कई बच्चे तो बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कोई और बड़ा होकर शिक्षक बनना चाह रहा है, लेकिन मेरा बालक तो कोचवान बनना चाह रहा है। क्योंकि बच्चे जो परिवेश में देखते हैं ना, उसी से आकर्षित होते हैं। तो जहाँ बालक नरेंद्र का परिवार रहता था, वहाँ अंग्रेजों का आना जाना बहुत था उस रास्ते से। तो अंग्रेज उस घोड़ा गाड़ी में ही आया जाया करते थे। और वो उस जमाने की जो घोड़ा गाड़ी होती थी, बहुत साफ सुथरी सुंदर सी, उसको चलाने वाला भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुआ करता था। तो उसको लगता था ये बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता है, अच्छे से घोड़ा गाड़ी चलाता है, तो मुझे तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान ही बनना है। और वो उसने मन में धारण कर लिया। और माँ ने जब उसको देखा कि मेरा बालक तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना चाहता है, तो माँ ने उसका हाथ बीच में से पकड़ा। जो 10-15 बच्चे खेल रहे थे ना, उन खेलते हुए बच्चों में से गई बीच में, अपने बच्चे का हाथ थामा और हाथ थाम के पूछे तुझे क्या बनना है? घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना है। हंस के पूछा, डांटा नहीं, नाराज नहीं हुई उसके ऊपर, है ना। तो उस माँ ने जब पूछा बालक से, तो बालक ने यही जवाब दिया, हाँ माँ मुझे तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना है। तो अपने बच्चे का हाथ थामती है और हाथ थाम करके वो जो अपना ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम में लेकर के जाती है। वहाँ एक बहुत सुंदर सा चित्र लगा होता है और उस चित्र की ओर इशारा करके बोलती है कि तुझे घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना है, तो मैं तेरे को कोचवान ही बनाऊँगी, तेरी इच्छा के अनुसार ही बनाऊंगी। पर कैसा घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान कैसा होना चाहिए? देख वो चित्र देख। तो महाभारत का चित्र लगा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध का चित्र था, और उस चित्र पर कृष्ण अर्जुन के कोचवान बने बैठे थे कि तुझे यदि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना है, तो ये कृष्ण जैसा बनना है। और वो नरेंद्र नाम का बालक बड़ा होकर के विवेकानंद बने। ये माँ के संस्कार थे। माँ ने डाइवर्ट नहीं किया उस बच्चे को, उसको इधर उधर नहीं किया, लेकिन उसने बनाया। और वो विवेकानंद जी, आज उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज जीवन में कितनी प्रासंगिक है, हम सब ये बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारी युवा पीढ़ी विवेकानंद जैसा बने, विवेकानंद जैसे भारत को बनाए। ये नया भारत है और इस नए भारत के बच्चे भी नए भारत जैसे बनने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे समाज जीवन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो हमारे बालक का संस्कार वैसा होना चाहिए। नहीं, मेरे बालक तो भ्रष्टाचार करे, मेरा बालक तो पैसा कमा के लाए, दूसरे का बालक भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, तो वो फिर नहीं चलने वाला। और वो संस्कार यहीं कहीं स्कूलों से मिले, इन्हीं पाठशालाओं से मिले, तब जाकर के हम समाज जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो सिर्फ ये सब कहने की बातें हो जाएंगी। हम अच्छा इंजीनियर तो बना देंगे, लेकिन उसमें संवेदनाएं नहीं होंगी, तो फिर रोज पुल टूटेंगे और लोग, हजारों लोग मरेंगे, और फिर हम उसी को गलती करेंगे कि ये इंजीनियर की गलती है। ये इंजीनियर की गलती नहीं है, ये मेरे समाज की गलती है कि मेरे समाज ने उसमें वो संस्कार नहीं डाला। तो विद्यालयों का जो काम है वो संस्कार डालने का, वो शिक्षा देने का,
वो शिक्षा हमारी महत्वपूर्ण है, वो शिक्षा हमें कहीं ना कहीं जरूर मूल्यवान है, वो जरूरी है देनी, उसी को देनी चाहिए। लेसन तो याद कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे, सूत्र याद कर लेंगे, गणित के सूत्र याद कर लेंगे, केमिस्ट्री के सूत्र याद कर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के वो सूत्र जब तक लाभदायी नहीं होंगे जब तक कि वो कल्याणकारी ना हो, इसलिए वो कल्याणकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं निश्चित रूप से ये जब नया स्कूल परिसर बना था तब मैं पहली बार एमएलए बनी थी 2002 के बाद, तो अब इसके कार्यक्रम में भी मैं शामिल थी। वो निरंजन आर्य सर जो हमारे कलेक्टर थे वो चीफ सेक्रेटरी तक गए, राजस्थान सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे और बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा संबंध हमारा रहा। तो इतनी लंबी यात्रा RS चौहान साहब ने जिस पौधे की नींव रखी वो वटवृक्ष के रूप में अब बहुत मीठे मीठे फल देने लगा है, और मीठा फल उसी वृक्ष में लगता है जो झुकता है, जो विनम्र होता है। यह आप दोनों की विनम्रता ही है, यह सदाशयता ही है कि यहाँ की कम्युनिटी के बच्चे आज इतने आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैम मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये 50 ईयर पूरा कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे 100 ईयर पूरा करें, तब भी हम आपके समारोह में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके आशीर्वचन हमारे भविष्य को नई दिशा देंगे। हम हृदय से आपका एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं। Success doesn't come to you, you have to go for it. Our students have truly proved this through their hard work, persistence, and outstanding performances in various fields. They have set benchmarks of excellence and made us proud. Their achievements are not just trophies or certificates, but milestones that inspires everyone to dream and achieve. For giving the awards for the year 2025-26, I would like to call upon our chief guest on the stage. Please, sir. And I would like to call upon Renu ma'am to come on the stage to announce the awards. This is a moment of proud for our students to receive the felicitation by our honorable chief guest. Welcome to the prize giving ceremony, where we celebrate the outstanding achievements of our students across various categories. It is indeed a privilege to gather here today to recognize and applaud the exceptional talent, hard work, and dedication of our students who have excelled in their respective fields. I am very happy to inform that we have distributed around 200 prizes yesterday also. East Point School's first principal, Mrs. Usha Solanki, was the chief guest for that program. We begin this by honoring the top performers of the class 10th and 12th board examinations who have displayed remarkable academic excellence. Let us take a moment to appreciate their sincere effort and commitment to learning. I begin with the board exam result. Sheetal Garg, class 10th, secured 97.83% and stood first in school. Raj Dohre, class 12 science, secured 89.20%. Dimple of class 12 commerce secured 87.60%. Akanksha Gupta, class 12th arts with 95.40%. Now we proceed with best prizes for primary and secondary section. I invite on stage best science student Bhavna Tawar. Bhavna has participated in district level science project in session 2025 and 26 and won first position for the 2 consecutive years. Her model received 3rd prize at state level science fair last year.
Best Debater English, Parinika Satravla, participated in inter-school debate competition, district debate competition and won the gold medal at 69 district debate competition. Best Debater Hindi, Nandini Sajnani, class 12 science. She was awarded as Best Debater in 2023. In 2025, won silver medal at 69 district level tournament. Next on stage is Best Gymnast Senior Boys Ranveer Singh Umar. He is a good gymnast and playing for the last 5 years. He took part in district level gymnastic competitions. Best Gymnast Senior Girl Tamanna Rijonia, class 11th Arts. She is a gold medalist in district level gymnastic tournament and awarded as all-rounder gymnast this year. Best Gymnast Junior Boy Gunwant Sen, class 4th A. He is playing from the last 4 years, selected at state level and won bronze medal this year. Best Gymnast Junior Girl Mayuri Mishra, class 10th B. She is playing in the district level gymnastic tournaments from the last 4 years and selected at state level and won bronze medal this year. Next on stage is Best Skater Aham Singh Maurya, class 11th Arts. He played national tournament 2 times in ice hockey and won the bronze medal and also played in the Khelo India Winter Games. Best Karate player Jatin Pandey, class 9th A. He played in the district level karate tournament and won 6 silver medals and 1 bronze medal, and he also won the bronze medal at state level this year. Best Girl Cadet NCC Naval Wing Bhumika Chaudhary commanded her troop for 3 times as parade commander, attended CATC camp and got 2nd position in poster making competition and dance competition. She is very punctual and a disciplined as well. Best Boy Cadet NCC Naval Wing Lakshya Sharma. He was the leader of the whole troop in CATC camp. He won bronze medal at tug of war and 1st position in group song competition. Best Girl Cadet NCC Army Wing Yashvi Pankaj Thapa. She is very sincere and disciplined cadet. She belongs to class 8th B and won many prizes in camps. Best Boy Cadet NCC Army Wing Yashwardhan Singh, class 10th B. Yashwardhan performed exceptionally well during NCC camps and won prizes in various activities. Next on stage is Best Scout of the School, Vivan Goyal, class 7th B. He won the Best Cadet Award at Scout Camp. Best Artist Falguni Kumari, 9th A. She secured 1st position in poster making competition held at HKH School, 1st in Rangoli competition and paper bag making competition, 2nd in Rangotsav, a national level drawing competition. Now we come to Student of the Year, Primary Section Dhwani, class 5th A. She won the 1st prize in Rangotsav competition for the 3 consecutive times, and also she was the winner at the international level competition. She is a sincere, disciplined student and also the topper of the class. Best student in secondary section, Siddhi Singh Rajput, class 12 Science.
She stood first in district level Hindi debate competition. She is the topper of class 11th and 12th so far. First in Rangoli making competition and first in inter-school debate competition. She is also head girl of our school. Ma'am, just a minute. We humbly request our esteemed guest to kindly join the stage for remaining prizes. Srimati Anupama Saxena, ma'am, please. Next is running trophy for best house in English debate goes to Green House. This trophy is in loving memory of late Mr. K.M. Srivastav. On stage they are master, vice house master, captain, vice captain and debater of English competitions. Running trophy for best house in Hindi debate goes to Red House in loving memory of late Mr. Ram Bharose Lal Srivastav. On the stage there are house master, vice house master, captain, vice captain and Hindi debaters. We have had a fantastic year with all our classes performing exceptionally well. But there can only be one class that can be declared as the best. The class that will take this prestigious award is the one that has consistently demonstrated excellence in all aspects. And the best class award goes for the primary section to class 5th B. As class teacher, class monitors and toppers of the class are coming to stage to receive the prize. Best Class Award for the secondary section goes to Class 12 Science. The head boy, the head girl of Class 12 Science with the class teacher and the topper of the class are receiving the prize. Congratulations to the students, teachers and the class representatives for their hard work and commitment. Let's give them a warm round of applause. And now, the moment we have been all waiting for. It's time to announce the best house of our school for the session 2025-26. This award recognizes the house that has consistently performed well in academics, sports, extracurricular activities, etc. So the Best House Award for the primary section goes to Yellow House. The captain, vice captain and the winners of various competition along with the masters and vice house master are receiving the prize.
the Best House Award for the secondary section Best House Award for the secondary section goes to Red House. Give them a big hand. Housemaster, Vice Housemaster, Captain, Vice Captain, and the best performers of the house are there on the stage to receive the trophy. Thank you. आज हम इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अपने उन शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा, उत्कृष्टता और अथक सेवा से इस विद्यालय की पहचान बनाई है। इनकी प्रतिबद्धता, धैर्य और समर्पण ने ईस्ट पॉइंट की यात्रा को सार्थक और गौरवपूर्ण बनाया है। With deep respect and gratitude, we present the award for dedication, excellence and service. So, I would like to call upon Shri Srivastav, our Hindi PGT and examination in charge. Sir, please. Ma'am Renu Sharma, who is the coordinator of the school. On the stage. Actually, this is a surprise for all of them. Sir Deepak Bhatnagar, English and Maths TGT, who manages our NCC and Army Navy wing also. Ma'am Jyotsna Gupta, Sanskrit PGT, a dedicated teacher who has been with us since 2007. Thank you, sir. Ma'am Jyotsna. The growth of our school would not have been possible through the efforts of teachers alone, but equally through the hard work and dedication of our office and administrative staff who contribute wholeheartedly every single day to the smooth functioning of the institution, whether in administration, coordination or daily operations. Their support is truly invaluable. As a mark of our appreciation, we are honored to present the award for dedicated service and contribution to Aditya Sir, Aditya Gehlot Sir. Manoj Kulkarni Sir.
and Ma'am Mridula Sharma. May I now request our Principal Ma'am to kindly present the memento. As a token of love and respect, we would now like our Ma'am to please come forward. A big round of applause, please. These mementos are not just tokens, but they are the symbol of deep admiration and gratitude we have and we hold for our guest today. Ma'am Anita Badel, ma'am. And now to Anupama, ma'am. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Successful people maintain good habits and go hand in hand with success in every area of endeavor, which develops a reputation. The way one works determines the quality and quantity of words. Now, I request our Honorable Chief Guest, Shri K.K. Vishnoi ji, to address the gathering and motivate the students. Please, sir. इस संस्थान को मजबूत एक नींव के रूप में लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं देने वाले सभी शिक्षकगण, मेरे को भी साक्षी होने का यहाँ पर ये मौका मिला और इस लंबी यात्रा में याद भी कर रहे हैं हम सब मेजर चौहान साहब को और चर्चा भी हुई अभी बहुत लंबा चौड़ा काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन भी संस्था का भी दिया, शिक्षण व्यवस्था का भी दिया और जो यहाँ पर अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे उन स्टूडेंट्स का, बच्चों का भी अलग अलग दिशा के अंदर जिसमें वो अग्रणी हैं उसका भी एक डिटेल्ड हमको सबको जानकारी दी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारी परम सम्माननीय दीदी दक्षिण अजमेर से लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे विधायक, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय अनीता बघेल जी अपने बीच में केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रही। बहुत ही महत्वपूर्ण जो कालखंड, जो समय, आज जीएसटी का जो दौर आप और हम सब देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। उस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी सक्सेना मैम और यहाँ पे नींव की तरह काम करने वाले हमारे पिछले 3 दशक से अपनी सेवाएं दे रही और 20 वर्षों से प्रधानाध्यापिका के रूप में और आज एक मैं कहूँगा एक जिम्मेदारी के रूप में जो रिले रेस के अंदर जो भागते भागते अपने को एक जिम्मेदारी जो मेजर साहब ने अपने इस संस्थान को, इस पॉइंट को आगे बढ़ाने की दी, बड़े जिम्मेदारी से आज अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा। हमको भी आज इस कार्यक्रम में आपने बुलाया और हम सब यहाँ पे साक्षी हुए। बहुत सारे सभी पेरेंट्स के भी हमको दर्शन करने का मौका मिला। सौभाग्य की बात है अजमेर की इस धरती पर। मैं भी सुन रहा था आपका ब्रीफ, आपका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। मैं दीदी को, आपको सबको कहना चाहूँगा, यहाँ पर विराजमान सभी को, आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने
RJ01। आपको वैसे भी अल्फाबेटिकली भी और गाड़ी के नंबर से भी आपको तो नंबर 1 रखा हुआ ही है आप लोग। बिल्कुल दीदी, मैं सत्य कह रहा हूँ, आप एकदम मध्य के अंदर, प्रदेश के अंदर आप मध्य पोजीशन के अंदर और नंबर 1 का जो आंकड़ा लेकर के आप बैठे हैं, तो आप लोग कैसे 2-3 पर आ सकते हैं? तो खूब सारा भी गोल्ड मेडल का, सिल्वर मेडल का, प्रदेश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी बातें चल रही थी। अभी 2 ही विषय यहाँ पर हो सकते हैं, या तो शिक्षा की तरफ या खेल की तरफ। ये भी संभव हो पाया पिछले 11 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक लंबी सोच और एक प्रत्येक वर्ग जो युवाओं का भविष्य निर्माण को ध्यान में रखते हुए, विश्व की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए जो एक लंबा कालखंड, खूब 6-7 दशक निकल गए कि हमको ढूंढना पड़ता था हिंदुस्तान का वो नाम उन गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के लिए उन खेलों के अंदर। लेकिन मात्र 11 वर्ष के इस अल्पकालीन समय के अंदर जो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए, अभी खेलो इंडिया का भी मैं नाम सुन रहा था, तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोल करके एक हमारी पीढ़ी को जो नई दिशा, उनके अंदर छुपी हुई उनकी योग्यता को बाहर प्रदर्शित करने का जो एक अवसर, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह जगह, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर छुपे हुए उन सभी खिलाड़ियों को विश्व पटल तक पहुंचने का जो अवसर प्रदान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज सर्वांगीण विकास की तरफ देश को वो लेके जा रहे हैं। आज बहुत ही शानदार तरीके से लगातार 3री बार देश का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई विषय पीछे न छूट जाए। उन्होंने जिस तरीके से युवा, महिला, किसान, गरीब 4 वर्ग के अंदर ही सारा वर्णन कर दिया कि मेरे देश के जो देशवासी हैं, 135-40 करोड़ जो देशवासी हैं, उनके अंदर खूब सारी योग्यता छुपी हुई है, लेकिन उस योग्यता को बाहर प्रदर्शित करने के लिए जो स्किल उसके अंदर छुपी हुई, उसको बाहर उसका डेवलपमेंट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स भी जगह जगह खोले। ये खेलो इंडिया जैसे इन बच्चों के लिए भी खोले। आज देखते देखते जो दृश्य बदल गया, देखते देखते इस कम समय के अंदर, जो मैं अभी जिक्र जीएसटी का क्यों किया, क्योंकि 2017 बहुत ही कम समय, जुलाई 2017 में जीएसटी का देश के अंदर एक परिचय कराना, और मेरे को आपको बताते हुए खुशी भी है कि राजस्थान प्रदेश से जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मेरे को या हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खेमसर साहब को अपॉइंट कर रखा है। तो ये जो अभी रिसेंटली आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो रिफॉर्म सरलीकरण किया, उसके अंदर मैं ही वहाँ पर अपने प्रदेश की तरफ से जीएसटी के मैं प्रतिनिधित्व राजस्थान का कर रहा था। तो आज देखते ही देखते जो दृश्य 8 साल के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना जैसा एक भयावह समय भी हमने सबने निकाला। दौड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है, देश की दौड़ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। आपको, हमको, हमारी आने वाली पीढ़ी को मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दीदी ने भी बहुत अच्छी अनिता दीदी ने बहुत सारी अच्छी बातें सुझाव दिए। दीदी ने सनातन को, दीदी ने जो पेरेंटिंग को, दीदी ने संयुक्त परिवार का सबका जिक्र करते हुए अपनी बात को बहुत अच्छे से अपने सबको संज्ञान में मिलाया और बताया भी। जैसी परिस्थिति अलग अलग आज जो समय चल रहा है, एकाकी परिवार की तरफ बढ़ते हुए कदम है, लेकिन फिर भी उनके सुझाव सदैव दिल में, मन में, आत्मा में रखने लायक है। आज 11 वर्ष के अंदर मैं कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का मैं थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, क्योंकि अब समय भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अभी हमारी चौहान मैडम को कह रहा था, आप ये बहुत जल्दी बंटवा रहे हमसे और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा देर रुकते नहीं, अपने बच्चों को इनाम लिया और फटाफट जाने के मूड में होते हैं। तो मेरे को भी, मैं आज हम लोग क्योंकि उपचुनाव चल रहा हूँ, मैं और दीदी वहीं से 12 अंता से आ रहे हैं। मेरे को भी जयपुर जाकर के रात को फिर सफ़र करके जोधपुर, फिर कल बाड़मेर, हमको हर समय सफ़र बहुत करना पड़ता है। तो फिर भी, लेकिन अब आपके साथ में हम लोग यहाँ पर साक्षी भी हुए हैं, सन्मुख भी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है। मैं भी दीदी से पूछ रहा था, क्योंकि आप सब लोग तो उधर से इधर से सब जगह से इंग्लिश आ रही थी। मैंने कहा दीदी क्या इंग्लिश बोलना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैंने दीदी को ये भी बताया, मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ। मैं 58 कंट्रीज ग्लोबली ट्रेवल्ड हूँ। मैं कुछ दूसरी लैंग्वेजेस भी जानता हूँ, वो इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक वो अपनी आदत रहना चाहिए, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा
हिंदी में बात करें तो अच्छा लगेगा। आज अपनी मोदी जी स्वदेशी का जिक्र कर रहे हैं तो ये तो अपनी मातृभाषा है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपन वंदे मातरम का 150वां वर्ष वो भी अपन मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चों को भी शायद वंदे मातरम का अपन सिखाया जाता होगा। वंदे मातरम का यहाँ पर भी वंदे मातरम तो अपन एक अंतर दो अंतर अपन सदैव सभी लोग गाते हैं। मैं सुझाव देना चाहूँगा दो अंतरों का उनको भावार्थ भी आगे सिखाने का प्रयास करें। सुजलाम सुफलाम जल से भरी हुई फलों से लदी हुई मलय जैसी कलाम। मलय नाम का पर्वत बोलते अपना सीधा ध्यान हिमालय की तरफ जाता है, लेकिन वो दक्षिण भारत का मलय नाम का जो पर्वत है। तो बच्चों को कुछ भावार्थ भी पता चलेगा तो भारत माता के स्वरूप का वो दृश्य देख करके देख पाएंगे कि उस समय किस बातों को किन बातों को ध्यान में रख के ये वर्णन किया गया था, क्या चित्रण किया उन्होंने, कितना खूबसूरती से जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का वर्णन अपने को शायद आने वाली पीढ़ी को काफी कुछ समझाने की भी आवश्यकता है। हमने भी धीरे धीरे प्रशिक्षित हुए, सीखा है, कभी कुछ आपसे सीखा, कुछ कहीं से सीखा, लेकिन अपने को कुछ महत्वपूर्ण विषय महत्वपूर्ण बिंदु जो शायद अपने जीवन में इस तेज दौड़ के अंदर दौड़ते हुए छूट जाते हैं। तो कुछ बातें ये जो इन बच्चों का भविष्य निर्माण में तब लगे हुए, लेकिन कुछ संस्कार के साथ में कुछ महत्वपूर्ण विषय भी अपने पीछे ना छूट जाए। सिर्फ स्वरूप के आगे अपन द्वीप प्रज्वलन का ही सिलसिला ना चला करके उसके अंदर भी थोड़ा घुसा जाए। तो मेरा ऐसा कहीं पर भी मेरे को स्कूल के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर मैं सदैव मेरा आग्रह करता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी को उसका थोड़ा गहरे तक ध्यान भी हो। मोदी जी ने मात्र 11 वर्ष के अंदर गरीब आदमी का बैंक खाता खुलाने से लेकर के शौचालय बनाने से पीएम आवास, बिजली, पानी, घर घर पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बन जाए, जिस तरीके से उन्होंने एक तेज गति से कदम बढ़ाए हैं। आपको मेरे को सबको ध्यान में है कि जब मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन का सौदा किया, आपने हमने सबने सुना, अब बुलेट ट्रेन भारत के धरती पर भी दौड़ेगी, बहुत तेज गति से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन। लेकिन मोदी जी का रुकने वाले थे, मेक इन इंडिया लेके आए, मेक इन इंडिया लेके आकर के वंदे भारत ले आए। अब बुलेट ट्रेन की मौसी बेटी मैं नहीं कहते, वो भी बहुत तेज दौड़ती है, जगह जगह गली गली आपके अजमेर, जोधपुर, जयपुर, पता नहीं कहाँ पर। दो ही वर्ल्ड में माफिया हुआ करते थे, हथियार और फार्मा। मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, मैं तो हथियार ही बनूंगा, मैं तो विश्व को बेचूंगा। वैश्विक महामारी के अंदर आपने हमने कोवैक्सीन अपने देश में बनते हुए देखी, 35-35 साल पोलियो की दवाई आती नहीं थी। लेकिन आज चाहे वो फार्मा है, चाहे वो हथियार है, चाहे चंद्रयान 3 है, दक्षिण ध्रुव तक पहुंचाने का काम है, जमीन से लेके आसमान तक पूरे ग्लोबली 11वें स्थान से लेकर के जो 30वें स्थान तक का सफर मन में एक लक्ष्य लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। जर्मनी जैसे देश को भी इसी मोदी थर्ड गवर्नमेंट के अंदर कैच करने का उन्होंने जो एक सपना संजोया है, 2047 का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य लिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी मात्र 20-21 महीने की इस अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दो बहुत बड़े बजट, 4,90,000 करोड़, 5,37,000 करोड़ एंड सबसे महत्वपूर्ण राइजिंग राजस्थान, जो कि इत्तेफाक से उद्योग विभाग मेरा भी वो दायित्व के रूप में हम भी उसको काम को देख रहे हैं। तो राइजिंग राजस्थान अभी बड़े जिम्मेदारी से गृह मंत्री जयपुर से अमित शाह जी बोल करके गए थे कि 7 लाख करोड़ राजस्थान प्रदेश के अंदर जमीन पर उतर चुका है इन्वेस्टमेंट, 35 लाख करोड़ के एमओयू राजस्थान प्रदेश का बहुत अलग दिशा के अंदर अभी बढ़ चुका है। आवश्यकता है अभी आने वाली पीढ़ी के लिए आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपन अपने बच्चों को जो आने वाले समय में इस तेज गति से जो भी, चाहे वो एआई का जमाना है, चाहे वो तेज गति से सोलर, रिफाइनरी, पता नहीं क्या क्या अलग अलग दिशा में, टूरिज्म, माइनिंग, हर सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेशन खूब तेज गति से होने वाला है। अपन अपने बच्चों को सिर्फ अभी दीदी डॉक्टर की पता नहीं 2-4 माँ बाप के दिमाग में फिक्स हुआ हुआ है यही बनाना है हमको, वहीं तक की दुनिया नहीं है। जहाँ पर मैं एक बार दीदी हॉलैंड में एक आज से करीब 26-27 साल पहले कैटलॉग लेकर के मैंने बायर के पास बैठा था, पूरा कैटलॉग उसने देखा, देखते देखते सबसे आखिरी पेज पे खाली पेज आया, खाली पेज के ऊपर उसने बोले कि आई वांट दिस, कुछ भी नहीं था उसने बोला आई वांट दिस। तो अपने को भी जो अपन देख पा रहे हैं सिर्फ वही नहीं, आई वांट दिस का
जो अपने को नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपने बच्चों को भेजने की आवश्यकता है, वहाँ पर अपने को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, वहाँ पर अपने बच्चे, क्योंकि आने वाला ज़माना वो है, AI है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये जो मैं जो भी बुलेट ट्रेन का या वंदे भारत ट्रेन का जिक्र कर रहा था, देखते देखते अपना दृश्य पूरा बदल चुका है। अपन अभी तक, मेरे को याद है मोदी फर्स्ट और सेकंड गवर्नमेंट में बात चल रही थी, अब GDP में हम 9th पे आ गए, 8th पे आ गए, 7th पे आ गए, अपना कद बढ़ता जा रहा था, अपने कदम बढ़ रहे थे GDP में, लेकिन लोगों को लग रहा था नेता लोग, ऐसा विचार हमको आता था वापस पलट के। लेकिन अब जब जापान पीछे चला गया और इंडिया आगे बढ़ गया, तब अब विश्वास आने लगा लोगों को, ना मोदी जी इज रियली डूइंग ग्रेट, मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अपने को भी अब सिर्फ मात्र उनके लाल किले से जो आह्वान कर रहे मात्र से उनका सपना पूरा नहीं होगा। आपको हमको सबको मिलकर के अपनी सोच को भी विकसित भारत की तरह, विकसित राजस्थान की तरह देखने की आवश्यकता है, अपने को सोचने की आवश्यकता है, अपने को उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को, जो आज सपना लेकर के चौहान साहब ने ये नींव रखी, आज मैडम और सर डायरेक्टर साहब चौहान साहब ये जो मेहनत कर रहे हैं, आज आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चों के लिए भी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। सिर्फ मेरा उद्देश्य रहा है कि जो आने वाले समय में इस तेज गति के साथ में अपने को कदम से कदम मिला करके अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ सही दिशा देने की आवश्यकता है, वरना खूब अपन पीछे रहे। अपने को 6-7 दशक तक बहुत पीछे रखा गया, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है कि अपने को फिर से मुंह में उंगली डाल करके सोचना पड़े कि हमने सही समय के अंदर, समय भी आया, हमने देखा भी, लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाए। अपन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, ऐसी मेरी आप सबसे आशा भी है, उम्मीद भी है, आग्रह भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को, आप स्वयं भी, अभी तक मेरे को नहीं लगता बहुत युवा लोग बैठे हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी, आप भी कुछ विचार कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। वो रील ना देख करके कुछ रियल देखें तो शायद वहाँ पर अच्छा मिलेगा, और कुछ ना कुछ अच्छा कायदे का, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अभी ये रील वाली दुनिया चल रही है, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन वहाँ ढूंढने की आवश्यकता है। रियल में बहुत कुछ चल रहा है, ये करेक्ट टाइम है, वो मोदी जी कह रहे हैं यही समय है, सही समय। इस सही समय को यदि अपन ने रील देखने में गंवा दिया तो फिर से अपने को पीछे, अपन खुद को पीछे महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ने का समय, मेरा इतना ही आपसे आग्रह। आपने हमको सबको यहाँ पर बुलाया। एक समय था जब देश आज़ादी में राजस्थान प्रदेश में, मेरे को अभी बातों बातों में याद आई, सिर्फ 12% लोग ही पढ़े हुए थे। ये 2011 मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस समय 66% लोग एजुकेटेड हो गए थे। अभी एट प्रेजेंट 75% एजुकेटेड है। देखते देखते ये आंकड़ा बहुत बढ़ रहा है। आंकड़ा बढ़ेगा तभी तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में जो एक साक्षरता अपने बीच में बढ़ी है, एजुकेशन लेवल जो अपना बढ़ा है, अपना देश अब वो समय नहीं रहा है कि अपन उधार लेकर के अपने यहाँ पर, मेरे को आगे विराजमान सेकंड थर्ड लाइन के अंदर बैठे हुए मेरे से बड़ी उम्र के लोगों के जमाने के मेरे को गाना याद आ रहा है, उसकी पंक्तियाँ याद आ रही है कि वो समय था जब मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एक दिल वाला मामला अपन था, बस लोकल इंडिया का, सब माल इंपोर्ट था है। लेकिन दीदी अब देखो, देखते देखते जापान पीछे चला गया, जूता है जापानी। अब क्यों लाएंगे जापान का, अपना खुद का ऊंचा हो गया उससे। तो मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी है ना, मेक इन इंडिया। तो पहले माल भी बाहर लाना पड़ता था, पतलून इंग्लिशतानी, वो ब्रिटिश, वो उस समय माइंड का जचा हुआ था, वो ब्रिटिश कॉलोनी थे अपन, तो पतलून इंग्लिशतानी, रूसी टोपी, पता नहीं क्या क्या अपन। लेकिन अब अपने को वो समय बदल चुका है। आपने, हमने सबने अभी देखा, मोदी जी बाहर गए थे, जापानी महिला अपने यहाँ के भजन गा रही थी और स्वागत कर रही थी। अब वो समय आ गया कि अपने भजन विदेश की धरती पर गाए जाएंगे। अपने को पतलून इंग्लिशतानी और जूता है जापानी नहीं गाना पड़ेगा। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं मेरे वाणी को भी विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे कुछ दिए सुझाव आप उसका उपयोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इस स्वर्णिम अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए समय निकाला। सॉरी, मेरे को अनीता दीदी ने आदेश दिया था वो अकेडमी के लिए,
वो मेरे स्पीच में रह गया था, क्योंकि मेरे को अब निकलना पड़ रहा है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो एकेडमी के लिए जो भी आपके पास प्लेस अवेलेबल हो, दीदी के सहयोग से आप कुछ भी जिस किसी भी डायरेक्शन के लिए आप एकेडमी का सोच रहे हैं, मेरी तरफ से हम और दीदी दोनों मिल करके जो भी आपके यहाँ के स्टूडेंट्स के चॉइस के अनुसार जो उनकी यहाँ पर रुचि हो और जो भी यहाँ पर आपको लगता है कि उस डायरेक्शन के अंदर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है, उस डायरेक्शन के हम एकेडमी के लिए लगभग हम प्रॉमिस कर सकते हैं, हम आपको उस एकेडमी की तरफ हमारे कदम बढ़ा देंगे। दीदी ने भी झुंझुनू का भी जिक्र किया था, झुंझुनू के भी प्राइवेट एकेडमी के अंदर भी दीदी ने छोटा मोटा रोल अदा किया है। वहाँ पर तो सेठ लोग पूरा खुद के पैसों से स्कूल और स्टेडियम और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, तो वो तो सिर्फ हमसे एकेडमी का एक सिर्फ लोगो चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट पूरा उसमें सपोर्ट में रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे सबसे इजाज़त भी चाहूँगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक यू मैम। ओके, नमस्कार।